वोहो! ये होती है शेरों वाली क्रिकेट। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेटों से हरा दिया। अभी 6 बॉलें रहती थी। वो अलग बात है कि एंड पे जाके एक दफ़ा प्रेशर आ गया था हम पे, एक दफ़ा फिर से मैच फँस गया था, एक दफ़ा ऐसे लगने लग गया था ये मैच हम यहाँ से भी फँसा देंगे। जब 12 गेंदों पे 6 स्कोर चाहिए था, हमें तब भी अपनी टीम पे यकीन नहीं था। यही पाकिस्तानी टीम है जो 1 मिनट ऊपर होती है और दूसरे ही मिनट नीचे आ जाती है। मतलब पता ही नहीं चलता। ये वही टीम है जो इस्लामाबाद में रावलपिंडी स्टेडियम में इतनी खज्जल हुई और उसके बाद आके ऐसी डोमिनेंस शो करवाई कि दूसरे टी20 मैच में भी तगड़ी क्रिकेट खेली और तीसरे टी20 मैच में भी, और ये सीरीज जीत गए। और ये मैच जीतने के पीछे जो सबसे तगड़ा हाथ है वो है हमारे बॉबी बादशाह बाबर आजम का। यार इतनी कमाल, इतनी तगड़ी, इतनी क्लासिक, इतनी इंटेंट वाली इनिंग थी उस बंदे की। 47 गेंदों पे 68 स्कोर किया, पूरी टीम ने मिलकर 67 किया और अकेले बाबर आजम ने 68 स्कोर कर दिया। जैसे ही बाबर आउट हुआ उसके बाद पूरी टीम की लाइनें लग गई, फौरन आउट होने लग गए। मतलब कोलैप्स आ गया एक दफा फिर से। कोलैप्स का अभी भी हमारा मसला है। मतलब अगर आप जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो कमियां हैं वो अंडर द कारपेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोलैप्स अभी भी पाकिस्तान को होता है और वो इस मैच में भी हुआ। जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ उसके फौरन बाद आते ही हमारे जो पावर हिटर शुरू हो जाते हैं, मतलब जैसे उस्मान खान, हसन नवाज, वो सारे आते ही आउट होते जा रहे थे। और उसके बाद मोहम्मद नवाज आया, वो भी आउट हो गया। एंड पे मुझे कुछ उम्मीद थी कि हमारा अभी राणा है, राणा फहीम अशरफ, वो एंड पे हमें मैच जितवा देगा, और उसने ऐसा ही किया। एंड पे जाके वो मैच जीत गए हम। लेकिन जो एक दफ़ा फंसा था, एक दफ़ा हलक में आ चुके थे हमारे भी कि भाई अब यहाँ से मैच हो सकता है, यहाँ से भी चला जाए। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि बाबर आजम ने अपना हक अदा किया। उसने मैच हमें टाइम से ही खत्म करके दे दिया था। सिर्फ एक बाबर का डिफरेंस था इस पूरी बैटिंग लाइनअप में। अगर बाबर इतनी अच्छी इनिंग ना खेलता, अगर बाबर इतना क्लोज ना लेके जाता, इतना डीप ना लेके जाता, तब वो मैच हम हार भी सकते थे। 140 एक डिसेंट स्कोर था। ये पिच इतनी भी फ्लैट पिच नहीं थी, ये एक गुड पिच कह सकते हैं इसको। टी20 क्रिकेट के हिसाब से ये एक अच्छी पिच थी जिसमें आपके बॉलर्स ने भी डोमिनेट किया, आपके बैटर्स ने भी। और सबसे बड़ा जो एक रोल है वो है टॉस का। और आप देखिए पिछले कोई 5 टॉसेस पाकिस्तान ने जीती ही हैं। ये एक लकी फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान की तरफ है लक। जैसे रात भी उसने वो टॉस जीता, सलमान अली आगा ने बॉलिंग चूज की, जो कि अच्छा फैसला था। बॉलिंग में पहला ओवर डालने आया शाहीन शाफिदी। इतने तगड़े रिदम में था वो बंदा, इतनी तगड़ी गेंदें कर रहा था। उसने पहले ही ओवर में 2 गेंदों पे लगातार 2 विकेटें ली। उसके बाद तीसरी गेंद में चौथी पे फिर एक एलबीडब्ल्यू कर दिया। वो तो एम्पायर ने भी आउट दे दिया था, लेकिन हाइट पे था क्योंकि बाउंस मिला उस गेंद को, और इस वजह से वो बंदा बच गया। नहीं तो 3 विकेटें पहले ही ओवर में आ जानी थी। खैर 2 विकेटें आई, उसके बाद 1-2 ओवर छोड़ के एक और विकेट आ गई। मतलब पाकिस्तान के हाथ में मुकम्मल तौर पर मोमेंटम आ चुका था। 22 पे 3, 40 पे 4, कुछ 60 पे 6 और उसके बाद 90 पे 7, ऐसे ही साउथ अफ्रीका के मतलब किसी भी बैटर को टिकने नहीं दिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट विकेट्स थी वो हमारे राणा फहीम अशरफ ने भी ली। मतलब वो मुझे यार ये बंदा बड़ा हैरान कर रहा है अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से। आप इसकी एशिया कप से, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज से, और जो उसके बाद सब कुछ हुआ उसमें भी आप इसकी परफॉर्मेंस देखिए। ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसको इसीलिए मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया क्योंकि इसने विकेटें लेके दी। पहले होता था कि ये सिर्फ आता था ओवर निकाल के चला जाना, अब वो एक हमारे लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन बन चुका है, जिस वजह से ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदेमंद बात है। अगर आपको फ़हीम अशरफ फ़ायदा दे रहा है, वो चाहे किसी भी सिफारिश पे आया हुआ है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो वो टीम में फिट आता है, उसकी टीम में जगह बनती है। खैर मैच की शुरू से बात शुरू करते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। पहले ही ओवर में शाहीन ने 2 विकेटें ले ली। मुझे हैरानी इस बात पे हुई कि शाहीन को लगातार तीसरा ओवर क्यों नहीं दिया गया। मुझे ये माइंडसेट नहीं समझ आता कि आप 2 ओवर करवा लिए और शाहीन को एंड पे फेंक दिया। यार वो डेथ ओवर्स में आके अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता, एंड पे आके उसे कुट पड़ ही जाती है। यार आप उसके लगातार 3 ओवर करवाएं, वो रिदम में है, वो आपको 1 विकेट और ले देगा। वो ऐसे ये एक मेंटालिटी मुझे नहीं समझ आई सलमान अली आगा की। उसके फ़ौरन बाद आपने स्पिनर लगा दिए। जैसे ही छठे ओवर के बाद स्पिनर लगा, उसको पहले ही ओवर में छक्का लग गया। मतलब आपने वो वहाँ से मोमेंटम उनको देना शुरू कर दिया था। वो तो राणा फहीम अशरफ और सलमान दोनों विकेटें लेते रहे थोड़ी बहुत ही, तो इसलिए वो पाकिस्तान मतलब उनको सेट ही नहीं होने दिया किसी भी बैटर को। जो सेट हो रहा था वो साथ ही कोई ना कोई आके नबेड़। उस्मान तारिक, उस बंदे ने भी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली, डिसेंट बॉलिंग की, लेकिन उसका जो इशू है वो है उसका एक्शन, जो कि रिपोर्ट हो सकता है। अगर अभी उसका ये एक्शन रिपोर्ट होता है, क्योंकि तो काफ़ी हद तक खदशा है कि ये हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही लंबा पॉज लेता है। वो पॉज नहीं, ऐसे लगता है
कि ये बंदा ना रुक जाता है गेंद करवाते हुए, ऐसे लगता है कि अगले दिन गेंद वापस आएगी, और इसीलिए साउथ अफ्रीकन बैटर्स भी इस चीज़ पे कंफ्यूज थे और इसीलिए उसको विकेटें भी मिली 2। खैर ये एक्शन इसका रिपोर्ट हो सकता है और इसका हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 महीनों बाद वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और उसमें हमें उस्मान तारिक की ज़रूरत होगी। अगर उससे पहले इसका ये एक्शन रिपोर्ट हो गया तो इसको इंटरनेशनल क्रिकेट से हटा दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसान है, उस्मान तारिक के लिए भी नुकसान है। आपको चाहिए कि आप अभी सुफियान मुकीम को आज़माते रहें, उस्मान तारिक को एक आप सरप्राइज़ एलिमेंट रखें, आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डालें। अगर रिपोर्ट होगा भी तो होते-होते इससे बाहर निकलते हुए भी वर्ल्ड कप वो पूरा खेल जाएगा। खैर बॉलिंग में तो कमाल किया ही पाकिस्तान ने, आखिरी 2-4 ओवर में कुछ पाकिस्तान को फांडा लगा जिसमें 140 तक पहुंचा दिया साउथ अफ्रीका ने, जो एक डिसेंट स्कोर था। अगर ये शुरू वाली विकेटें ना मिली होती तो ये 170-80 का टारगेट मिलना था पाकिस्तान को, जो कि मुश्किल हो सकता था और एक दफ़ा हो भी गया था। साइम बैटिंग शुरू हुई जिसमें साइम अयूब ने 6 गेंदें खेल के 0 स्कोर बनाया और डक पे वो एक बंदा फिर से चला गया। मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए आपने इतनी अच्छी 70 स्कोर की इनिंग खेली और आते ही अगले दिन वो बंदा डक पे आउट हो गए। इस बंदे की भी नहीं समझ आती। दूसरी तरफ साहिबजादा अफरान, सेम इशू, मैंने हर वीडियो में उसकी बात किया कि या तो वो डॉट बॉल खेलता है या फिर वो बाउंड्री ले जाता है, उसकी रनिंग बिटवीन विकेट है ही नहीं। उसने 18 स्कोर किया जिसमें उसके 2 चौके 1 छक्का था और उसके अलावा उसकी रनिंग बिटवीन विकेट थी ही नहीं। मतलब वो बंदा, उसके 76% रन जो होते हैं वो बाउंड्रीज से आते हैं, लेकिन आप अगर उसका स्ट्राइक रेट देखें तो वो सिर्फ 105 या 7 होगा। वो इसलिए क्योंकि वो गेंदें बड़ी मिस करता है, वो डॉट बॉल्स खेलता है, ये उसका मेन इशू है और इसी वजह से वो फंस जाता है और आउट भी हो जाता है। इनके बाद आया हमारा किंग बाबर आजम, शहजादा बाबर आजम। उसने इतनी तगड़ी इनिंग शुरू से ही इंटेंट के साथ खेली और जो सबसे मज़ेदार उसके चौके थे, 3 लगातार चौके उसने लगाए जब वो 39 स्कोर पे खड़ा था, चौके लगा के 50 की, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने बल्ला उठाया वो चीज़ देखने वाली थी। और वहाँ से नज़र आ रहा था कि बाबर प्रॉपर अपनी कॉन्फिडेंस में है, प्रॉपर अपनी अच्छी फॉर्म में है। ऐसा नहीं कि स्टैट पैडिंग की, सिर्फ अपना 50 किया, वो मैच फिनिश कर दिया। बाबर ही फिनिश कर गया था मैच। अगर बाबर ने 10 स्कोर भी कम बनाए होते तो हम ये मैच फंसा सकते थे, हम ये हार भी सकते थे। बाबर अपनी बारी लेके मैच फिनिश करके चला गया था एंड पे। मतलब हर बंदे की यही ख्वाहिश थी कि बाबर एंड तक चलता रहे, वो आउट ना हो, लेकिन एंड पे एक हो गया, वो भी छक्का लगाने की। मतलब मैंने एक चीज़ नोट की थी, जैसे ही बाबर की 50 हुई उसके बाद हर गेंद वो उठा रहा था। एक उसने फिर उसमें गेम अवेयरनेस भी थी, मतलब वो नज़र भी आ रही थी, फिटनेस भी नज़र आ रही थी। आपको कुछ फ़र्क नज़र आया होगा, इतना उसका पेट नहीं था नज़र आ रहा, वो कुछ मतलब फिट नज़र आ रहा था। उसके अलावा जो गेम अवेयरनेस की मैं बात कर रहा था वो ऐसे कि जब मिड ऑन का फील्डर ऊपर हुआ तो उस बंदे ने बड़ी मज़ेदार उठा के उसको ऊपर से हिट लगाई। ये सारा होता है, आपको जो 2-4 मिनट मिलते हैं, 1-2 सेकंड मिलता है आपको गेंद आने से पहले, उसमें आपने ये सब कुछ सोचना होता है। इसको कहते हैं गेम अवेयरनेस, इसको कहते हैं गेम सिचुएशन को समझना। वो बंदे ने समझी और बड़ा मज़ेदार चौका लगाया और उसके इस 68 रन की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए इस बंदे को, यार ये अपनी फ्रंट फॉर्म में वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। अब इसका कमबैक हो गया। आपने टेस्ट में भी इसकी 50 देखी, लेकिन जो आज वाली 50 थी, कमाल ही 50 थी यार। 32,000 लोग, 32,000 से भी ज़्यादा लोग वो लाहौर कदाफी स्टेडियम में देखने आए हुए थे और उनको उनके पैसे पूरे करवा दिए बाबर ने। ज़्यादातर लोग बाबर को देखने आए हुए थे और बाबर ने उनको साबित कर दिया कि मैं वाकई ही एक तगड़ा पाकिस्तान का प्लेयर हूँ और मैं ये T20 में अपनी जगह डिज़र्व करता हूँ। सलमान अली आगा ने भी कह दिया कि बाबर आजम एक तगड़ा प्लेयर है, इसी फॉर्म में चलता रहा तो वो हमें वर्ल्ड कप भी जितवा के दे सकता है। मतलब वही बंदे जो 2 माह पहले कह रहे थे कि अगर इसकी टीम में जगह नहीं बनती तो नहीं बनती, आज वही बंदे कह रहे हैं। ये सारी चीज़ होती है, आप क्रिकेट क्या खेलते हैं, आप ग्राउंड में जाके क्या करते हैं। जब आप ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे होंगे, आपकी कही हुई थकी से थकी बात भी मानी जाएगी, आपकी हर बात मानी जाएगी, आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर आप वहाँ पे जाके कुछ नहीं कर रहे तो आपको ऑर्डिनरी प्लेयर ही समझा जाएगा। दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो हम मैच एंड पे फंसा गए, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी सलमान अली आगा की स्लो इनिंग। उस बंदे ने जब वो बाबर के साथ पार्टनरशिप कर रहा था वो बहुत ही स्लो था यार। वो कुछ चलो रना बॉल ही करता रहता, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था। उसकी स्लो इनिंग की वजह से मैच एंड तक इतना लेट हुआ। फिर वो सलमान अली आगा एंड पे कैच भी पकड़ा के चला गया। चलो आप टिके हो, आप एंकरिंग कर रहे हो तो आप करते रहो, एंड तक करते रहो, लेकिन वो आउट होके भी चला गया, गेंदें काफ़ी ज़्यादा ज़ाया करके। तो इस इनिंग की वजह से मैच थोड़ा लंबा गया, नहीं तो ये मैच पहले भी खत्म हो सकता था। उसके पीछे जितने भी बैटर्स आए उन सब ने मतलब आके बस सलाम ली और वापस चले गए। तीसरे मैच में सलमान मिर्ज़ा अच्छे टच में नहीं था, लेकिन उसको स्कोर भी नहीं लगा। 1 विकेट ली उसने
उसको स्कोर बिल्कुल नहीं लगा। 17-18 स्कोर उसको 4 ओवर में लगा। मेन बात ये है कि बाबर आजम फॉर्म में आ गया और अच्छी बात भी यही है। अब हम उससे यही फॉर्म ओडीआई में भी चाहेंगे। ओडीआईज़ का भी मज़ा आएगा जो कि फैसलाबाद में 4 तारीख से शुरू होने वाला है। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप